दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 व्हिच इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। और ऑलरेडी मैंने चैनल पर आज एक मॉक टेस्ट अपलोड किया था व्हिच वाज बेस्ड अपॉन इंडियन पीनल कोड। और दोस्तों, जब भी हम मॉक टेस्ट को डिस्कस करते हैं तो हम खाली क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखते हैं, हम उससे जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मॉक टेस्ट को देखें तो एक पेन और रजिस्टर साथ में लेके बैठें, जिससे कि आप उससे जुड़े हुए नोट्स भी बना पाएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी एंड रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केस इज एन एक्सेप्शन टू द कंसेप्ट ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब क्या होता है कि आपको पता हो कि इस चीज में खतरा है, उस खतरे को देखते हुए भी आप कंसेंट दे दें अपना उस खतरे को सफर करने के लिए। क्या है इसका मतलब? इलस्ट्रेशन से समझिए कि जैसे आप बॉक्सर हैं और आप एक बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं और आप एक फॉर्म साइन कर दें कि भाई मुझे पता है कि इस गेम के साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड है और मैं रेडी हूं टू सफर दैट रिस्क विच वुड अराइज ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ दिस गेम। इसको कहते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। मतलब खतरों के खिलाड़ी बन जाना। खतरा आपको पता है पर आप सोचते हैं मैं तो खिलाड़ी हूँ और उस खतरे को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। और जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरे वाले बंदे से कुछ डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नॉलेज थी उस रिस्क की और उस नॉलेज के बाद आपने खुद ही कंसेंट दिया है टू सफर दैट रिस्क विच वुड अराइज ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ द गेम। नॉर्मल कोर्स का मतलब क्या है कि अगर यही बॉक्सिंग मैच होता तो बॉक्सिंग के गेम में क्या होता है कि आप बिलो द बेल्ट नहीं मार सकते, बिलो द वेस्ट आप नहीं मार सकते। पर अगर दूसरा बंदा बिलो द वेस्ट मार के आपको इंजरी दे दे तो आप फिर उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्यूरिंग द नेचुरल कोर्स ऑफ द गेम में अराइज नहीं हुई है, क्योंकि वो तो अलाउड ही नहीं होता बिलो द बेल्ट मारना। तो उसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया नहीं एप्लीकेबल होगा। वही अब हम बात करते हैं रेस्क्यू केसेस की। रेस्क्यू केस इज एन एक्सेप्शन टू वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अब क्या होता है रेस्क्यू केस? मानिए कि ए बी सी है। ए ने कुछ उल्टा सीधा काम किया जिसकी वजह से बी को इंजरी होने वाली है। आप देखते हैं कि बी को कोई इंजरी होने वाली है, आप जाते हैं और बी को बचा लेते हैं। पर जब आप बचाते हैं तो आपको कुछ इंजरीज हो जाती है। तो क्या ए जिसने उल्टा सीधा काम किया था उससे आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं या वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं दोस्तों, आप कर सकते हैं क्लेम, क्योंकि रेस्क्यू केस इज एन एक्सेप्शन टू वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। क्योंकि अगर रेस्क्यू केसेस को भी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के डिफेंस में लाया जाएगा तो कोई भी बंदा किसी को कभी रेस्क्यू नहीं करेगा, किसी की मदद ही नहीं करेगा, किसी को बचाएगा ही नहीं। तो इस केस में भी वैसे ही हुआ था। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक सर्वेंट है, एक घोड़ा गाड़ी थी, उसने उस घोड़ा गाड़ी को नेग्लिजेंटली पटरी पे ऐसे ही छोड़ दिया। अब एक बच्चा वहां से गुजर रहा था, उसने पत्थर उठाया और घोड़े की तरफ मार दिया और उसकी वजह से घोड़ा बेलगाम हो गया, पागल हो गया और दौड़ने लगा पटरी पर। वहीं एक पास में पुलिस वाला खड़ा था, वो देखता है कि भाई घोड़ा बेलगाम होकर दौड़ रहा है और एक वुमेन को बचाने के लिए वो जाता है। वुमेन को तो रेस्क्यू कर लेता है पर उसको खुद थोड़ी इंजरीज लग जाती हैं। तो क्या वो ए जो कि मास्टर है उस सर्वेंट का, उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है? तो यस दोस्तों, वो कर सकता है, क्योंकि रेस्क्यू केस है एंड रेस्क्यू केस इज एन एक्सटेंशन टू द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। उसका मास्टर ये नहीं कहेगा कि भाई तूने तो वॉलंटरीली खुद रिस्क लिया है ना, मैं क्या करूं इसमें, क्योंकि कोर्ट बोलेगा कि भाई ये तो रेस्क्यू केस है एंड रेस्क्यू केस इज एन एक्सेप्शन टू वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि लायबिलिटी जो टॉर्ट्स में डिपेंड करती है वो किस बेसिस पे डिपेंड करती है? तो दोस्तों, लायबिलिटी तभी अराइज होती है जब आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है, वायलेट होता है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या हस्बैंड को वाइकेरियसली लायबल माना जा सकता है फॉर द टॉर्ट विच इज कमिटेड बाय हिज वाइफ? अगर वाइफ कुछ टॉर्ट कमिट कर दे और आप उसके हस्बैंड हैं तो आपके ऊपर आप क्या वाइकेरियसली लायबल हो सकते हैं उस केस में? वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या क्या उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, किन किन केसेस में वाइकेरियसली लायबल आप माने जाते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा जब पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा वाइकेरियस लायबिलिटी पे। पर वाइकेरियस लायबिलिटी ये होती है जिसमें मास्टर जैसे कोई आपका सर्वेंट कुछ उल्टा सीधा काम कर दे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए लायबिलिटी आपके ऊपर शिफ्ट हो जाती है क्योंकि आप उसके मास्टर हैं। वैसे ही आप अगर प्रिंसिपल हैं और दूसरा बंदा आपका एजेंट है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंट को उल्टा सीधा काम कर दे विद रिगार्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट, तो फिर प्रिंसिपल लायबल हो जाता है। इसको कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। वैसे तो बहुत सारी और चीजें भी होती हैं वाइकेरियस लायबिलिटी में, वो मैं डिस्कस करूंगा जब पूरी एक डिटेल वीडियोस पे बनाऊंगा। तो आप एक बात अभी इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई ये बात याद रखिएगा कि कभी भी एक मैरिड वुमेन के लिए अगर वो कुछ टॉर्ट कमिट करती है तो हस्बैंड को वाइकेरियसली लायबल नहीं माना जा सकता है एज पर द इंडियन लॉज। ऑल्दो इंडिया में वो बोलते हैं जब भी शादी होती है और फेरे होते हैं
कि अब हम सुख दुख के साथी हैं, पर लॉ ये सब इमोशंस को नहीं देखता है। लॉ में सुख दुख के वो साथी नहीं होते, जिसने उल्टा सीधा काम किया है वही वो दुख झेलेगा, फिर उसकी लाइबिलिटी उसके ऊपर ही अराइज होगी। अगला क्वेश्चन है, द लाइबिलिटी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट इज जॉइंट सेवरल और जॉइंट एंड सेवरल। तो लाइबिलिटी ऑफ मास्टर इज जॉइंट एंड सेवरल, ये बात याद रखिएगा। अब जॉइंट एंड सेवरल क्या है? जॉइंट एंड सेवरल का मतलब ये है दोस्तों कि जब अगर सर्वेंट ने कुछ टॉर्ट कमिट किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अब आप चाहें तो दोनों को साथ में भी, उन दोनों के खिलाफ साथ में एक केस फाइल कर सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअली भी वो दोनों लायबल हैं और साथ में भी लायबल हैं। इसको कहते हैं जॉइंट एंड सेवरल। बाय चांस आपके ऊपर 1 लाख का आपको डैमेज कॉज हुआ है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप सर्वेंट को भी सू करें। आप चाहे तो पूरा 1 लाख का अमाउंट मास्टर से रिकवर कर सकते हैं, खाली उसको पार्टी बना सकते हैं। इसको कहते हैं जॉइंट एंड सेवरल। मतलब सेवरल मतलब अकेले भी, जॉइंट मतलब साथ में भी, वो साथ में भी लायबल है और अकेले अकेले भी लायबल है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट इज द पर्सन। सर्वेंट किसको माना गया है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स? दोस्तों सर्वेंट उसी को माना जाता है जो कि आपके अंडर कंट्रोल एंड कमांड में हो, चाहे वो पैसे लेके कुछ काम करे या बिना सैलरी के काम करे या सैलरी के साथ काम करे, वो इमटेरियल है। पर जिसके ऊपर आपका कंट्रोल और कमांड होता है, जो आपके कंट्रोल और कमांड के हिसाब से काम करता है, उसको सर्वेंट माना जाता है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अगला क्वेश्चन है डिफर्मेशन को लेके। डिफर्मेशन टॉर्ट्स भी है और आईपीसी में भी क्राइम भी है, ये बात याद रखिएगा। पहली बात तो इससे जुड़ी हुई, लायबल और स्लेंडर दो टाइप के डिफर्मेशन होते हैं। लायबल जो एक परमानेंट फॉर्म में हो, स्लेंडर जो कि टेम्परेरी फॉर्म में हो। जब ओरली आप डिफेम करते हैं किसी को तो स्लेंडर होता है, जब रिटन फॉर्म में करेंगे तो लायबल होगा क्योंकि वो परमानेंट फॉर्म में है। तो क्या होता है वैसे डिफर्मेशन, वो पूरा तभी मैं डिस्कस कर पाऊंगा जब पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो अभी आपसे पूछा गया है कि इसमें से क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग डिफर्मेशन। तो दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, विच इज इट इज नेसेसरी टू प्रूव द एक्चुअल लॉस ऑफ रेपुटेशन। जब भी डिफर्मेशन के लिए आप सूट फाइल करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अब आप ये प्रूव करें कि आपको हकीकत में, असलियत में कुछ लॉस हुआ है ऑफ रेपुटेशन, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स इंप्रिजनमेंट क्या होता है वो भी फिर मैं तभी बता पाऊंगा, वैसे तो डिटेल में जब पूरी वीडियो बनाऊंगा, पर अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है फॉल्स इंप्रिजनमेंट। इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझते हैं। इसमें क्वेश्चन में है कि भाई ए, मैं आपका दोस्त हूँ ए, आप हैं बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको धक्का मारता हूँ रूम के अंदर और बाहर से ना ऐसे आपको प्रिटेंड करता हूँ कि मैंने बाहर से ताला मार दिया है, और जो ताला नहीं मारा, खुला हुआ है रूम, पर आपको यही लगता है, आपके दिमाग में ये एप्रीहेंशन जाता है कि रूम बंद करके मैं चला गया हूँ, और 2 घंटे तक आप रूम के अंदर बंद रहते हैं। जैसे कि इसमें बी 2 घंटे के लिए बंद हो गया, ऑल्दो गेट खुला हुआ ही था, पर मैं उसको ऐसे ढक के चला गया और मैंने चाबी ऐसे घुमाई कि आपको ये लगा कि अब परमानेंटली मैंने आपको लॉक कर दिया है। तो इस केस में पूछा गया कि क्या फॉल्स इंप्रिजनमेंट का केस इसमें बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोस्तों यस, इस केस में फॉल्स इंप्रिजन बनेगा। क्योंकि क्या है बात, क्योंकि मेरे को तो यही लगा ना, मेरे दिमाग में तो यही एप्रीहेंशन गई ना कि आप मेरे को बंद करके चले गए, लॉक करके चले गए हैं। मुझे थोड़ी पता था कि डोर खुला है या बंद है। अगर मुझे ये पता होता कि भाई आप ऐसी बस चाबी घुमा के चले गए और डोर खुला हुआ है, तो उस केस में फॉल्स इंप्रिजनमेंट नहीं होगा। पर अगर मेरे दिमाग में ये एप्रीहेंशन गया है कि आप ताला मार के चले गए हैं बाहर से, आपने मुझे 4 दीवारियों में कैद कर दिया, तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बताइए। तो दोस्तों पहला इन असॉल्ट द एक्चुअल कॉन्टैक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ असॉल्ट और बैटरी क्या होता है। असॉल्ट होता है कि मैं आपकी तरफ एक पिस्टल एम करूँ, तो आपके दिमाग में एक एप्रीहेंशन कॉज हो गई, आपके दिमाग में ये बात हो गई कि आपको एक इंजरी कॉज की जा सकती है। इसको कहते हैं डर। डर जो पैदा हो जाता है ना, इसको असॉल्ट कहते हैं, कि किसी को धमकी देना, डराना, कि भाई आप उसके खिलाफ एक इमीडिएट फोर्स यूज कर सकते हैं। वहीं बैटरी क्या होता है, जैसे ही आप उसको फोर्स को इस्तेमाल कर देंगे, जैसे मैंने आपको बस अभी मुक्का दिखाया, अभी ये असॉल्ट है, पर जैसे ही मैं इसका एप्लीकेशन कर दूंगा तो ये बैटरी हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। डिटेल में तो मैं वीडियो बनाऊंगा ये हर कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है कि ये नेसेसरी नहीं होता कि एवरी बैटरी शुड इंक्लूड असॉल्ट, कि भाई बैटरी में असॉल्ट भी हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे कि अब मैं पीछे से भी तो आके मुक्का मार सकता हूँ ना आपको, ये जरूरी नहीं है ना कि मैं आगे से ही मारूं। जब मैं आगे से मारूंगा तो पहले असॉल्ट होगा, आपको पहले डर लगेगा और फिर बैटरी होगा। पर अगर मैं पीछे से आके एकदम से मार दूं तो इसमें असॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपको थोड़ी पता था मैं पीछे से आ रहा हूँ मुक्का मारने, मैंने एकदम से मार दिया मुक्का, तो बैटरी तो हो गया पर असॉल्ट नहीं है।
तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हुई? इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बैटरी शुड इंक्लूड ए सॉल्ट। अगला क्वेश्चन वो भी डेफॉर्मेशन पे बेस्ड है, जो कि कहता है कि भाई इसमें से बताइए डेफॉर्मेशन क्या होगा। क्या ये डेफॉर्मेशन है अगर आप एक सर्कुलर पब्लिश कर दें कि सारे वकील जो होते हैं वो झूठे होते हैं, या ये डेफॉर्मेशन होगा अगर मैं एक सील्ड एनवेलप जिसको कोई भी नहीं देख सकता और खाली बी देख सकता है, मैं लिख के आपको एक चिट्ठी भेजूं एक सील्ड एनवेलप में जिसको कोई नहीं खोल सकता, और मैं उसमें लिखूं कि भाई तू फ्रॉड है। या फिर ये होगा डेफॉर्मेशन, ए मेड अ स्टेटमेंट पब्लिकली कॉलिंग पी अ लॉयर अ थीफ, मैं पब्लिकली ये बोलूं कि भाई जो पी है ना, जो वकील है, वो चोर है। तो इसमें दोस्तों डेफॉर्मेशन खाली होगा ऑप्शन सी, दैट इज कॉलिंग पी अ लॉयर अ थीफ पब्लिकली। पहला वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने किसी एक पर्टिकुलर लॉयर पे एम नहीं किया, आपने पूरी कम्युनिटी को बोला है, एक पर्टिकुलर लॉयर को एम नहीं किया है। अगर कोई उसमें से आके ये प्रूव कर दे कि आपका इशारा उसके ऊपर ही था खाली, तो फिर वो डेफॉर्मेशन हो जाएगा। पर आपने तो इन जनरल बोली है वो स्टेटमेंट, तो उस केस में डेफॉर्मेशन नहीं होता। दूसरी बात, ये सील्ड एनवेलप है, इसको कोई और नहीं देख सकता था, खाली बी ही देख सकता था। तो डेफॉर्मेशन कब होता है? जब आप थर्ड पर्सन की नजरों में एक की रेपुटेशन गिराए। इसमें कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं, क्योंकि आपने तो एक प्राइवेट वे में बी को बोला है, क्योंकि एनवेलप सील्ड था तो कोई और देख ही नहीं सकता था। तो ये भी डेफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये भी डेफॉर्मेशन नहीं हुआ। और जब आप पब्लिकली आपने क्या बोला कि भाई पी चोर है, तो आपने क्या किया? पी की जो रेपुटेशन है उसको घटाया है बाय कॉलिंग हिम अ थीफ इन द पब्लिक। तो थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो गया, तीसरे बंदे की निगाह में आपने उसकी रेपुटेशन को गिराया है, और आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को एम किया, एक पर्टिकुलर आदमी को चोर बोला है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, और यही होगा डेफॉर्मेशन। अगला मैक्सिम है रेस इप्सा लोक्यूटर, दैट इज द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ का मतलब क्या होता है कि भाई एविडेंसेस आए आपके सामने, और एविडेंसेस में पता लगा कि भाई जो डॉक्टर था वो जब कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहा था तो वो दारू के नशे में था, और उसने वो कैंची आपके पेट में छोड़ दी नेग्लिजेंटली। तो अब कोर्ट बोलेगी कि भाई ये तो एविडेंसेस से पता लग रहा है कि द थिंग्स आर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, इसमें और कोई आगे छानबीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सामने से ही पता लग रहा है, प्राइमा फेसी इट्स अ केस ऑफ नेग्लिजेंस। तो रेस इप्सा लोक्यूटर, इट इज द रूल ऑफ एविडेंस। एविडेंस के बेसिस पे देखा जाता है कि वेदर द थिंग्स आर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, क्या ऑन द फेस ऑफ इट इट इज अपीयरिंग, और ऑन द फेस ऑफ इट इट इज नॉट अपीयरिंग। तो रेस इप्सा लोक्यूटर होता है द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, कि मतलब इसमें एविडेंट है ऑलरेडी कि डॉक्टर नेग्लिजेंट ही रहा होगा, तभी उसने आपके पेट में कैंची छोड़ दी, और डॉक्टर दारू के नशे में भी था। तो दोस्तों ये था लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मॉक टेस्ट नंबर 1। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियो में मोटिवेशन गैदर कर पाऊँ और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।